नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। एफएम न्यूज आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लाया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या 21वीं सदी में भी ऐसा हो सकता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज की तारीख में भी दो प्यार करने वालों को सिर्फ जाति अलग होने के कारण तालिबानी सजा दी जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक इंसान के साथ ऐसी वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या दो सच्चे प्यार करने वालों को यही सजा दी जाएगी। आप यह भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस औरत पर आखिर क्या बीती होगी जब उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। जी हां, तस्वीरें देवरिया से सामने आई हैं, जहां पर थाना मदनपुर के ग्राम बेलवार घाट में ससुराल वालों ने अपनी बहू के साथ ऐसा कृत्य किया कि देखने वालों की रूह कांप गई। बहू को तालिबानी सजा दी गई। बहू का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने प्रेम विवाह किया और प्यार के दुश्मनों को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर क्या, मानवता की सारी हदों को पार कर दिया गया। बहू के साथ ससुराली पक्ष ने बर्बरता शुरू कर दी। आलम यह हुआ कि बहू को यातनाओं के साथ साथ शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ा। शायद हम आपको वो तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें ही इतनी भयानक हैं। प्यार के दुश्मनों ने अपनी ही बहू के साथ वो सब किया जो सुनकर आप दंग हो जाएंगे। मुंह में कपड़ा ठूंसकर, हाथों को रस्सी से जकड़कर, यहां तक कि प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दिया गया। भारत में बहू को बेटी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन पीड़िता ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस घर की दहलीज को वो पार कर रही है वो उसके लिए यातनाओं का फरमान लेकर आ रही है। उसके लिए वो दहलीज खुशी के लक्ष्मण रेखा पर पार करने जैसा होगा। तो वहीं अब देखना यह भी होगा कि इसमें प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते कि आखिर कितनी भयानक तस्वीरें हैं, जिसके चलते ब्लर करके ये तस्वीरें आपको दिखानी पड़ रही हैं। लेकिन आज के इस युग में, आज के इस घड़ी में ये प्यार करने वालों को ऐसी तालिबानी सजा दी जाएगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आखिर उस पीड़िता पर क्या बीती होगी जब उसके साथ इस कृत्य को अंजाम दिया गया होगा। और कोई नहीं था, वो उसी के ससुराली पक्ष के लोग थे जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। सबसे पहले आप बीती सुनाते हैं आपको पीड़ित की। क्या कहते हैं उसको, घटना हुई हमारे साथ कि हमारे ससुराल वाले जो कि मेरे परिवार है 10-11 लोग थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है। चाकू मारा गया है, मेरे प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया है, रोड डाली गई है और काफ़ी लोगों वगैरह करके मेरे को बहुत मारा था। मेरा जो पति है उसको भी चाकू मार के उसको भी काफ़ी मारपीट करी गई है। पुलिस वाले है कि कुछ नहीं कर रहा है, बस खाली घुमा के बस हम लोग तहरीर आपने दिया थाने पे? पहले भी काफ़ी उनको FIR दे चुके हैं, 10 FIR दर्ज हो चुकी है कम से कम। जो घटनाएं होती हैं सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है मगर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। 5 महीने का बच्चा मारा गया मेरा 1 अप्रैल को, उसका मुकदमा दर्ज हुआ। आपके साथ जो ये घटना घटी इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें मेरा ससुर, मेरा देवर छोटा वाला अभिषेक सिंह नाम है उसका, मेरी ननद है अनुराधा, मेरी चाची सास की लड़की है। सबसे पहले बात मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे। हमने लव मैरिज करा है और मैं बेलवार घाट का रहने वाला हूँ और ये मेरी पत्नी है मोनिका चौहान जो कि दिल्ली की रहने वाली है। हम लोग अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे से जी रहे थे। मेरे माता पिता को आपत्ति थी कि ये छोटी कास्ट की हैं, चौहान है, तो आपने शादी क्यों करी। फिर भी जो है, जो कि मेरा बिज़नेस था गुड़गांव में, मेरा सब्जी का ऑनलाइन बिजनेस था और मैं एक बड़ी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब कर रहा था फ्लिपकार्ट में। तो इस वजह से जो है मैं वहाँ पे एक अच्छी इनकम ले रहा था गुड़गांव में।
तो वहाँ पे जो है हम लोग जो है चूँकि घर वालों को हमेशा पैसा देते थे, घर वाले हमेशा वहाँ गुड़गांव आते थे। मैं खुद फ्लाइट का टिकट बुक करता था, स्लीपर बस का टिकट बुक करता था, मम्मी पापा घटना का। कब की है? हाँ सर, वही से स्टार्ट हुई थी, गुड़गांव से ही स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहली गलती हमारी ये हुई सर कि माँ बाप शुरू से चाहते थे कि कहीं ना कहीं इसको छोड़ दूँ और बेटी को छोड़ दूँ। उसके बाद से सर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरी दूसरी शादी भी कराना चाहते हैं लोग। फिर उसके बाद सर मैंने जो है जनवरी में मैंने अपने भाई को बुलाया। किसने मारपीट किया? सर सबसे पहले वहीं से बात शुरू हुई थी। जितना पूछा था उतना। जी किसने मारपीट किया? मारपीट सर घर पे सभी लोग कर रहे हैं। मेरे पिताजी हैं, मेरे चाचा हैं जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा के हरिनारायण सिंह, और जो मेरा छोटा भाई है वो तो एसपी ऑफिस में भी मेरा सर फोड़ चुका है पहले भी, उसके ऊपर FIR। तो इस तरीके की जब वारदात सामने आती है तो कहीं ना कहीं मन को ये चीजें कुरेद जाती हैं कि आखिर 21वीं सदी में भी अगर आके भी हमारे साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो सच में पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान जरूर उठते हैं कि क्या पुलिस प्रशासन का जरा भी दरिंदों के अंदर भय नहीं रह गया है? क्या इस इतना सख्त योगी सरकार का जो सख्त पुलिस प्रशासन है, दरिंदों को उसका जरा भी भय नहीं रह गया है, या लगातार पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया ही इन तरीके की वारदातों को अंजाम देने पर मजबूर कर देता है? सुनवाते हैं आपको कि पुलिस प्रशासन आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहा है। ये जनपद देवरिया में मदनपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक पीड़िता द्वारा अपने ही परिवारजनों, सास ससुर देवर ननद इत्यादि पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में मदनपुर थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और विवेचना चल रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये जनपद तो इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो मन को कुरेद सा जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि 21वीं सदी में आने के बाद भी प्यार मोहब्बत ये तमाम, इन पर आखिर जब घर वाले इतने कठोर कैसे हो जाते हैं कि अपनी ही बहू जिसको बेटी का दर्जा दिया जाता है और उस पर इस तरीके की यातनाएं दी जाती हैं, उसको उस तरीके से शारीरिक शोषण किया जाता है। तो ऐसे में तमाम सवाल हैं जो उठना लाजमी सी बात है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। तो चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रेममणि त्रिपाठी हमारे साथ देवरिया से जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? आखिर एक ससुराली पक्ष इतना कैसे हो सकता है कठोर कि अपनी ही बहू के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे देता है, यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दी जाती है? आखिर इतनी बर्बरता क्यों? ये जो मामला है ये प्रेम विवाह को लेकर के है और लड़की जो दिल्ली की रहने वाली है मोनिका चौहान है और उसका पति जो जनपद देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र के बिलवार का रहने वाला है। उससे दिल्ली के साथ जाकर के जब वो लड़की गई तो वहां पे उसका जो है संबंध उससे हो गया और लड़के ने विवाह कर लिया। उसके बाद फिर वो देवरिया अपने गांव आकर के रहने लगी और जब से लड़की अपने गांव आकर रह रही अपने ससुराल, वहाँ उसके जो ससुराल वाले हैं लगातार उससे प्रताड़ित करते आ रहा है, उसके साथ मारपीट की घटना की जा रही है। और उसके बाद पुलिस के बाद जब मामला गया तो पुलिस ने अपने FIR दर्ज कर अपने कर्तव्यों की पुष्टि कर ली और लगातार अभी उसके साथ मारपीट की घटनाएं होती आ रही है। इसी क्रम में ये घटना हुई है। लेकिन देखा जाए तो इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं मन को पीड़ा जरूर होती है कि 21वीं सदी में भी इस तरीके की वारदात देखने को मिलती है कि प्यार के दुश्मनों को ये जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ
और फिर इस तरीके की वारदात सामने आई है? प्रेम जी, ये जब से लड़की ने शादी किया और वो अपने ससुराल आई, तब से लगातार उसके जो ससुराल वाले हैं उसे परेशान करते आ रहा है। और लड़की का भी कहना यही है कि यहाँ के लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं और हमें जान से मारने के लिए हम बराबर वो प्रयास करते आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? प्रेम, पुलिस प्रशासन का जो जहाँ तक रुख है, पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इसमें विधि संगत जो है कार्रवाई की जा रही है और विवेचना जारी है। जबकि पूर्व में पुलिस ने तमाम इस घटना के विरुद्ध जो भी इसके पहले घटनाएं हुई थी, मारपीट की जो प्रताड़ना की घटनाएं हुई थी, केवल मामूली एफआईआर दर्ज करके और अपने कर्तव्यों की पुष्टि कर ली थी। लेकिन क्या अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस पर जो है आगे जो विवेचना जारी है और प्रयास किया जा रहा है गिरफ्तारी के लिए। लेकिन देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो इस तरीके की घटनाओं से कहीं ना कहीं देवरिया एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। जी, ये यहाँ पे जो स्थिति आ रही है इससे काफी जो आमजन है काफी प्रभावित हुआ है और इस घटना से अपने को संसार भी महसूस कर रहा है। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? प्रेम, अस्पताल प्रशासन में लड़की जो मोनिका है उसका लगातार जो है चिकित्सा कर रहा है। वो लड़की जिला अस्पताल देवरिया में भर्ती है और उसका पति उसके साथ है। पति लगातार उसके साथ है और उसका जो है सहयोग कर रहा है, उसका इलाज करा रहा है और जिला अस्पताल भी उसका इलाज कर रहा है। लेकिन देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए तो इस मामले में क्या जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ पुलिस कर रही है या कहीं मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है? पुलिस का ये मानना है कि ये घटना का जो घटना हुई उस पर कोई हमको तहरीर नहीं मिली थी। तहरीर हमको जब मिलेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसको झूठी घटना करार दिया है। तो क्या अभी तक इस मामले में कोई तहरीर की कार्रवाई नहीं हुई है? जी, तहरीर पुलिस को मिली है और पुलिस ने विवेचना एफआईआर दर्ज कर विवेचना कर रही है और कार्रवाई में लगी हुई है। तो ऐसे में गिरफ्तारी ना होना और काफी समय बीत जाना जरूर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं कि क्या पुलिस का पंजा इतना कमजोर हो गया कि आरोपियों पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है या कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं या मामला लेन देन के चलते रफा दफा होता हुआ नजर आ रहा है? जी, जहाँ तक ये मानना है कि पुलिस इस मामले में काफी जो है ये हिलावाली कर रही है और पुलिस की सक्रियता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है। लेकिन प्रेम त्रिपाठी, अगर समझने की कोशिश की जाए तो जब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है, हालांकि एसएसपी इस पर बाइट देते हुए नजर आते हैं, कैमरे के सामने फेस करते हुए नजर आते हैं और उसके बावजूद भी तमाम चीजें कि आखिर पुलिस का इतना ढीला रवैया कि अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी गिरफ्तारी ना हुई हो। पुलिस अधीक्षक का ये दावा है कि हम जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लेंगे और हम इस पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। लेकिन अभी तक पुलिस अधीक्षक और उनकी देवरिया पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ने में अक्षम साबित हो रही है। देवरिया की अगर बात कर ली जाए तो इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई हुई हैं जिससे देवरिया शर्मनाक है। क्या इस पूरे मामले में महिला आयोग ने कोई कदम उठाया है, क्योंकि एक महिला के साथ इतनी बर्बरता को अंजाम दिया जाता है? जी, तमाम शिकायतें महिला आयोग में जा रही हैं, उसके बावजूद महिला आयोग जो कदम उठाना चाहिए महिला आयोग को वो कदम उठा नहीं पाता है। इस मामले पर अगर ध्यान आकर्षित कराना चाहे तो ये मामले में अभी महिला आयोग की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, महिला आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। या तो पुलिस प्रशासन इतना कमजोर है कि वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा है या दबंगों के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद हैं या दरिंदों के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद हैं। जी, जहाँ तक ये बताना चाहूंगा मैं कि
पूर्व में भी करीब करीब जो महिला पीड़िता है उसका कहना है कि करीब 10 बार हमने एप्लीकेशन दिया और परिजनों ने बराबर हमें टॉर्चर किया, हमें मानसिक प्रताड़ना दी, मेरे साथ मारपीट की। अगर पुलिस उस मामले में सक्रियता निभाई होती तो ये आज घटना नहीं घटित होती। बिल्कुल प्रेम, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कोई एक दिन की घटित घटना नहीं है, इसके बीज काफी दिनों पहले बोए होंगे और जिसके चलते फसल अब तैयार हुई थी जब बात की जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार अगर पीड़िता की सुनी जाए और जिस तरीके से वो बयान देती हुई नजर आई थी, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाओं को उनके साथ अंजाम देने की कोशिश की गई। जी, इसके पहले भी परिजनों ने, के साथ ससुर देवर ने, उसकी ननद ने उसके साथ मारपीट किया, उसके साथ अत्याचार किया, उसके साथ गाली गलौज किया, उसको घर से भगाने का प्रयास किया, लेकिन और कार्रवाई पुलिस जो नहीं की, और पुलिस कार्रवाई समय से कर दी होती तो ये घटना नहीं होती। तो क्या मानते हैं कि देवरिया का पुलिस प्रशासन इतना कमजोर है? जी, जहाँ तक ये घटना हुई है उससे ये साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन की आक्रमणता है। पुलिस प्रशासन अगर समय से स्टेप उठाती तो इस तरह की दुर्दांत घटना नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके की घटनाएं शर्मसार कर देती हैं अगर देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो। आप तक जी, पूरे मामले में हम आपसे समझना चाहेंगे कि अब क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है? जहाँ तक बात जो सामने आ रही है, जो पीड़िता पक्ष ने जो थाने में कंप्लेंट किया है, उसके पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हमने विधिसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है और शीघ्र से शीघ्र जो है अपराधियों तक हम पहुंचेंगे, जो गिरफ्तार करके उनको जेल दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, हमारे साथ आलोक सिन्हा है, समाजसेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा पर। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। जी नमस्कार। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं, जब इस तरीके की वारदात सामने आती है, तो कहीं ना कहीं हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर हम 21वीं सदी में आ चुके हैं और उसके बाद भी दो प्रेमियों को अलग करने के लिए इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, शादीशुदा जोड़े को इस तरीके से यातनाएं दी जाती हैं। हालांकि पीड़िता का पति उसके साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है, प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दिया जाता है। यातनाओं को लेकर ये तालिबानी सजा। आलोक जी। जी देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हिंदुस्तान के लिए कि जिस हिंदुस्तान में हम लोग बेटियों को लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं, और उनके साथ फिर हम जात पात के नाम पे भेदभाव करते हैं। और अगर देखें, प्यार करके अगर शादी हुई है तो प्यार में जातीयता कहीं भी नहीं आती है। और सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि ये अशिक्षित लोग ही ऐसी चीजों को करते हैं और ये शिक्षा के अभाव में होता है। अगर हम बात करें कि अगर लड़की के प्राइवेट पार्ट के साथ अगर कुछ छेड़खानी की गई तो ये एक बहुत संगीन जुर्म है और इस जुर्म के लिए मतलब जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर उसका पति उसके साथ है तो फिर इस तरीके का दुर्व्यवहार उसकी औरत के साथ कैसे हुआ और उसने इस पे क्यों नहीं संज्ञान लेते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया? नहीं, पुलिस में तहरीर दी गई है आलोक जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, पुलिस में तहरीर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद ही अभी तक सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर तहरीर देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। महिला जो है वो अस्पताल में भर्ती है और उसके बावजूद ही पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पुलिस प्रशासन पर
उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन या तो लीपापोती कर रही है पूरे मामले में, या पुलिस प्रशासन अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, या मामला कुछ और ही है। फिर देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश की जो हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पहले वाला प्रदेश नहीं रहा। आज यूपी में योगी सरकार है और योगी सरकार की पुलिस बहुत ही पहले से अच्छी और काम करने में काफी आगे निकल चुकी है, और पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी, और नहीं करेगी तो सीधा हम लोग मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी नाथ जी को इस पे ज्ञापन देंगे और इस लड़की को जल्द से जल्द न्याय दिलवाएंगे। लेकिन क्योंकि जी आलोक जी, जी आलोक जी, बात पूरी करिए अपनी। जी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा संघ राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ बेटी रक्षा देश सुरक्षा मुहिम लेकर पूरे देश में इस मुहिम के साथ अपने आप को मजबूत कर रहा है, और उसी मजबूत गतिविधि के साथ हम लोग इस पे पूरा संज्ञान लेंगे और पुलिस कार्रवाई करेगी, लीपापोती नहीं होने देंगे, क्योंकि बेटी किसी की भी हो, इस देश की बेटी है और सभी को जागरूक होना चाहिए और बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर लड़ाई करनी चाहिए। उस गांव वालों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि उस गांव के लोगों को भी बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए और उस दोषियों के साथ, उस पापियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। चलिए, इसी पर हमारे साथ पीड़िता भी, जो पूरे मामले की पीड़िता है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। हाँ जी, इस समय आप एफएम न्यूज पर लाइव जुड़ चुकी हैं। पूरी वारदात जो आपके साथ पूरी घटना हुई, मैं आपसे समझना चाहूंगा। हेलो। हाँ जी, पूरी वारदात जो आपके साथ जो घटना घटित हुई, मैं आपसे पहले वो समझना चाहूंगा। सर, मेरे साथ घटना ये घटी है कि मेरे 8 साल पहले मैंने शादी करी थी, लव मैरिज। बस उसके बाद से ही मतलब मैं हूँ छोटी जाति की धोबी, और मेरे जो पति है वो है राजपूत। उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोगों ने लव मैरिज करी थी, अपनी मर्जी शादी करके। हम लोग गुड़गांव में रहते थे। मैं आई थी 2015 में, पहले भी आई थी अपने गांव ससुराल में, यूपी। तो वही है कि उस टाइम पे भी इन लोगों ने विरोध उठाया था, लड़ाई झगड़ा किया हम लोगों से। तो मेरा पति मुझे अपने साथ लेके गुड़गांव वापस चला गया था। फिर बस यही था कि हमेशा इनकी नजर में मैं हमेशा मतलब रहा कि छोटी जाति की, इसको तो छोड़ दे। मेरे पति के हमें पीछे लगे रहते थे ये लोग, हम तेरी दूसरी शादी कराएंगे, अच्छा दहेज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पीछे रहते थे हमेशा। लेकिन मेरी बेटी हो गई 6 साल की है अभी मेरी बेटी हो गई। उसके बाद इन लोगों ने देखा कि मेरा हस्बैंड अच्छा कमाने लग गया है, पैसा आने लग गया है, तो इन्होंने पता नहीं मेरे पति से अच्छे मतलब मीठे बन के हमारे घर आना जाना स्टार्ट करने लगे, रहने लगे, घूमना फिरना सब कुछ साथ चल रहा था। देवर आया 2021 में जनवरी में, उसने मेरे नहाते हुए का वीडियो बनाया, उसने मेरे साथ वहाँ गलत किया। वहाँ का मुकदमा मैंने दर्ज भी कराया, बट वहाँ की पुलिस यहाँ आई भी यूपी में, तो मदनपुर थाने की सपोर्ट से सारे के सारे आरोपी जो है वहाँ से भाग गए। और घर पे तो ये लोग रह ही नहीं रहे हैं, ससुराल वाले मेरे जो है वो घर पे रह ही नहीं रहे हैं। उन्होंने घर पे क्या किया है, सारा सामान फरवरी से ही स्टार्ट किया था भरना, और सारा सामान लेके कहीं जगह अनजान जगह पे जाके छुपे हुए हैं। कहाँ छुपे हमें नहीं पता, बस हमें तो या तो किसी को हमारे घर पे हमारे पर हमला करवाने के लिए, या फिर वो खुद आ जाते हैं, या फिर हमें कहीं भी मिल जाते हैं तो बस हम पे हमला करते हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में संज्ञान लेता हुआ नजर आ रहा है, या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है? कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग तो थाने में भी जाते हैं तो 2-2 दिन हम लोग धरना देते हैं, उसके बाद तो हमारा या तो एनसीआर दर्ज हो के देता है, या फिर अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, या फिर एनसीआर होता है। बस यही चलता है हमारे साथ। 10 FIR दर्ज हो चुकी है, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। बच्चा मारा गया मेरा 5 महीने का 1 अप्रैल को, 31 तारीख को मारा था। पुलिस प्रशासन ने आपको कोई भी सुरक्षा इस समय प्रोवाइड की, जब आपने कहा कि हमें जान से खतरा है, उन्हें आपको अपने ही परिवार से खतरा है? नहीं, हम लोगों ने अपना लिखत में देके भी आए थे एसपी सर के ऑफिस में, और हमने थाना मदनपुर में भी बताया था, सबको बताया कि हमारे को खतरा है, हम लोगों के साथ ऐसा हमला हो रहा है लगातार, और हम लोग कहीं भी जाते हैं वहाँ पे भी हमला होता है। हम लोग सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है, घर में भी सेफ नहीं है। ठीक है, हमने ये भी बोला था उनको कि हमें गुड़गांव जाना है, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें बेरोजगार,
कामों में मेरा पति 8 महीने से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मतलब हम लोगों को जैसे एक होता है ना बेरोजगार करना, जैसे कहते हैं ना घर पर समाज में हम लोगों को इतना ज्यादा गिरा देना, हम लोगों को मतलब समाज से अलग कर देना, इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है। हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान सर, हमारे घर में ना खाने को है ना कुछ है। एक दुकान वाली है काकी हमारी, तो मैं उससे उधार लेके अभी खा रहे हैं हम लोग, तो चल रहा है। संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे में तमाम सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि 21वीं सदी में भी आजकल इस तरीके की जब वारदातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सोचने पर जरूर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आप दोनों वालिद हैं और उसके बावजूद भी आपके ससुराली पक्ष जो है वो इस तरीके की घटनाएं आपके साथ करते हैं। तो जी सर, यही बात है। हम लोग तो हम बता दें आपको कि हमारे को ना मतलब इतना ज्यादा परेशान किया गया है ना कि हम लोगों को बस हमारे पास ना हम लोगों को बस हम यही रास्ता रहता है कि हम लोग या तो सुसाइड कर लेते कि भूखे रहते हैं, हमारे ऊपर हमला आता है, कोई भी मार के चला जाता है, तो इससे अच्छा है फिर हम या तो सुसाइड कर लें, वो हम लोग कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो हम लोग अब ये 19 तारीख की रात को छत पे सो रहे थे, जो कि हम हमेशा सोते हैं। लाइट बिजली हमारे घर में है नहीं, तो हम छत पे ही सोते हैं। तो 1 बजे करीब हम लोग सोए थे, नींद आई थी हमें, 1 बजे ही नींद आई है, तो हम गहरी नींद में एकदम हो गए, हमें नहीं पता। 2:30 बजे के आसपास मैं साइड में सो रही थी, मेरा पति बीच में सो रहा था, बेटी दीवार की तरफ सो रही थी। बस इन लोगों ने एकदम से आके, कम से कम ये लोग 7-8 लोग थे, आके एकदम मेरे को पकड़ा, मेरा मुंह बांधा और मुझे सीढ़ियों की तरफ ले गए उठा के। तो क्या इस बात की भी शिकायत आपने पुलिस में की और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अभी देखिए मुकदमा दर्ज किया गया है, अभी तो गिरफ्तारी तो हुई नहीं है, मुकदमा दर्ज किया है, मेडिकल वगैरह करवा दिया है। अभी यहाँ पे देवरिया हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है, तो अब देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पुलिस प्रशासन का कोई सॉफ्ट कॉर्नर है आरोपियों के प्रति? देखिए आरोपियों को तो पूरा दे रही है पुलिस, आरोपियों को, अपराधियों को पूरा सपोर्ट देती है, उनको पूरा सपोर्ट देती है, उनको पूरा बचाती है। आरोपियों ने इतनी घटनाएं कर दी, कम से कम 10 FIR दर्ज मामले नहीं होती है, अभी तक उस पे एक में भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखिए इतना बड़ा हमला हुआ है, हमारे को बस हम बच गए, हमारे लिए वही बहुत है। चलिए नहीं तो आप बनी रहिए हमारे पास, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी प्रेम जुड़े हुए हैं, आप बनी रहिए हमारे साथ। प्रेम आवाज पहुंच रही है आप तक? सर अभी मैं इंजेक्शन लगवा रही थोड़ा सा। प्रेम मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ जी हाँ जी। प्रेम आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रेम देखिए, एक बड़ी चीज यहाँ पर सामने निकल कर आई है, अगर देखा जाए समझने की कोशिश की जाए कि 10-10 FIR हो जाती हैं और उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी घटना को अंजाम देने के लिए आरोपियों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। पुलिस उस पर जरा भी कार्रवाई नहीं करती हुई नजर आ रही। सवालिया निशान जरूर लगातार पुलिस प्रशासन पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, ये देखा जा रहा है कि पुलिस ने पुलिस के पास तमाम मामले गए मारपीट के, उत्पीड़न के, और पुलिस ने एक मामूली NCR दर्ज करके, कुछ FIR दर्ज करके और अपने कर्तव्यों की विस्तृत कर दी। यदि पुलिस उस मामले को गंभीरता से देखती तो इस प्रकार की हैवानियत। देखिए उसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके खिलाफ NCR दर्ज है, FIR दर्ज है, और उसके बावजूद भी पुलिस के इतने शिकंजा कमजोर है कि आरोपी लगातार खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जी, इस मामले में मैं बताना चाहूंगा कि थानाध्यक्ष जो मौजूदा वर्तमान थानाध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने कार्रवाई की होती तो इस प्रकार की जो है दुर्दांत घटना नहीं होती। इसमें कहीं न कहीं थानाध्यक्ष मदनपुर बिल्कुल उनकी अहम भूमिका है, मैं मानता हूं पूरी तरीके से। उसमें पुलिस प्रशासन का पूरा संरक्षण दिया जा रहा है, पूरी अहम भूमिका है पुलिस प्रशासन के इस पूरे मामले में, क्योंकि FIR और NCR दोनों दर्ज होने के बावजूद भी हमला किया जाता है पीड़िता के ऊपर और उसके बावजूद ही पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चलिए हमारे साथ एक आलोक सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, समाजसेवी हैं। फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगा आपसे सर। देखिए, जैसा कि संवाददाता के द्वारा आपके बताया जा रहा था, ये बिल्कुल सही है कि अगर इस देश में कोई इस तरीके की घटना घट रही है तो कहीं ना कहीं इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है उसकी कमी है, सरकार की कमी है। और सरकार को ऐसी छोटी छोटी बातों पे संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए।
अगर एक चीज समझे कि अगर हम ऐसे काम को कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए विनाशकारी है और आगे और भी विनाशकारी होता जाएगा कि हम किसी के डर में आ ही नहीं रहे हैं। आप सोचे कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी संख्या अगर पुलिस इस तरीके की रवैया रही तो एक दिन ऐसा आएगा और आपने देखा भी होगा कि अब पुलिस वाले भी पिटते हुए रोड पे नजर आते हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई है जिससे लोग आक्रोशित होते हैं। अब अगर एक महिला के साथ इतनी बड़ी घटना घट रही है और 10-10 FIR हो चुके हैं, उसके बाद भी उस परिवार का कोई भी गिरफ्तारी नहीं होता है तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, संज्ञान लेने का पूरा मामला है। देवरिया में जिस तरीके से वारदात हुई है वो सच में शर्मनाक है और उसके साथ ही अगर बात की जाए तो इसमें पुलिस प्रशासन को जरूर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल समय का अभाव है। आपका तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवरिया में जो हुआ उसने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो सिर्फ युवती के साथ शारीरिक शोषण इस कदर हुआ कि उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दिया गया। हालांकि इससे शासन और प्रशासन दोनों शर्मसार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसके साथ सिर्फ इसलिए घटना को अंजाम दिया गया क्योंकि वो सिर्फ छोटी जाति की लड़की थी, छोटी जाति की युवती थी। तो सवाल ये सीधे है कि आखिर 10-10 FIR 10-10 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इसमें कुछ कार्रवाई करता हुआ क्यों नहीं दिख रहा। लगातार देवरिया पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि एसपी जब इस मामले में कैमरे के सामने कह देते हैं और उसके बावजूद भी ससुराली पक्ष की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। तो लगातार इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।